नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द हिमांशु ट्यूटोरियल के आज के इस नए एपिसोड में। जैसा कि हमने कल पढ़ा था बाल्यावस्था और विकास के विषय में, तो कल हमने देखा था कि जो मानव जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं और उनका चरणबद्ध परिवर्तन किस प्रकार से होता है। और बाल्यावस्था और विकास में हमने देखा था कि अलग अलग अवस्थाओं के बारे में समझा था। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने उन अवस्थाओं के विषय में क्या कहा था उसके बारे में भी देखा था, और साथ ही साथ हमने उन अवस्थाओं की विशेषताएं भी जानी थी। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षण कौशल के विषय में। आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा शिक्षण कौशल, जिसे हम लोग इंग्लिश में टीचिंग स्किल के नाम से जानते हैं। तो वैसे प्रशिक्षु जो अभी बीएड प्रथम या द्वितीय वर्ष में हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं या फिर शिक्षक जो प्रतियोगिताएं हो रही है, शिक्षक परीक्षाओं की जो तैयारियां चल रही है, उसके लिए भी आज का जो हमारा विषय वस्तु है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल के विषय में। कुछ विद्यार्थियों का, कुछ प्रशिक्षुओं का कहना था, कुछ प्रशिक्षु जो हैं अभी बीएड प्रथम या द्वितीय सत्र में, उन लोगों का ये भी कहना था कि सर लेक्चर के साथ साथ अगर नोट्स भी प्रोवाइड हो जाता तो काफ़ी बेहतर होता। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा क्लास है, वो लिखित नोट्स के साथ साथ लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो आपको मिलेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग शिक्षण कौशल के विषय में, जिसे हम लोग टीचिंग स्किल्स से भी नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आज का होने वाला है। तो जैसा कि हमने अभी बताया आप सबको कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक, उसका नाम है शिक्षण कौशल, जिसको हम इंग्लिश में टीचिंग स्किल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिक्षण कौशल के विषय में। शिक्षक शिक्षार्थियों को जिस विधि से शिक्षा प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं, तथा शिक्षण के अंतर्गत जब वो टीचिंग करा रहा है, उस शिक्षण के अंतर्गत जिन कौशलों का प्रयोग किया जाता है उसे शिक्षण कौशल कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि शिक्षण कौशल किसे कहते हैं। आइए अब हम लोग आपको समझाते हैं कि डॉक्टर बीके पासी एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने शिक्षण कौशल को लेकर क्या कहा था वो एक बार हम देखते हैं। शिक्षण कौशल विद्यार्थियों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई गतिविधियों अर्थात संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। बीके पासी कहते हैं कि जो शिक्षण कौशल है वो विद्यार्थियों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करता है तथा उसके द्वारा संपन्न की गई क्रियाओं से संबंधित या व्यवहारों का एक समूह है। आइए हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है जिसके बारे में जानेंगे आज के इस पूरे कक्षा में। पहला है हमारा प्रस्तावना कौशल। पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है। पाठ्य प्रस्तावना के कुछ घटक हैं, उनको भी हम लोग आज समझते हैं। पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है या पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ प्रस्तावना कौशल का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें सबसे पहले कक्ष में ये देखते हैं कि विद्यार्थी के अंदर पूर्व ज्ञान कितना है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है। अगला है उद्देश्य और सहायक सामग्री। उद्देश्य क्या है और उसके साथ साथ सहायक सामग्री का भी प्रयोग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रस्तावना कौशल के दौरान। समुचित अवधि अर्थात उचित समय का भी होना काफी महत्वपूर्ण है, और जितने भी प्रस्तावना कौशल के लिए जो भी समय निर्धारित किया गया है उस समय में आप उस कौशल को पूरा कर लें, इस बात का भी खासा ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों में रुचि व अभिप्रेरणा का विकास। जब
प्रस्तावना कौशल होता है उस समय हम कक्ष में ध्यान देते हैं कि जो विद्यार्थी है हमारा वो रुचि लेकर कितना रुचिकर विषय को पढ़ रहा है। विषय जब आप पढ़ा रहे हैं, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग कर रहे हैं अपने कक्षा में, तो आपका विद्यार्थी कितना रुचि ले रहा है और उसके अभिप्रेरणा का विकास का स्तर क्या है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है प्रस्तावना कौशल में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पाठ्य प्रस्तावना के विविध तरीके, मतलब प्रस्तावना कौशल के तरीके क्या क्या से हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछना, दूसरा कहानी या कविता सुनाना, तीसरा उदाहरण देकर समझाना, चौथा प्रदर्शन व प्रयोग करना, चित्र व मॉडल दिखाना। ये सभी ऐसे विविध तरीके हैं जिनका प्रयोग करके आप प्रस्तावना कौशल को पूरा कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे उद्देश्य कथन कौशल। दूसरा हमारा आज का जो दूसरा कौशल है वो है उद्देश्य कथन कौशल। इसमें दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, एक सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें और कुछ चीजें हैं जो कि हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। पहला, लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए। जब भी हम उद्देश्य कथन कौशल का बात करेंगे तो उसमें हमारा लक्ष्य मतलब लक्ष्य जो है वो निर्देशित होना चाहिए, वो बताया होना चाहिए कि क्या है लक्ष्य। विद्यार्थियों की पाठ में रुचि जागृत करना, मतलब जो आपका विद्यार्थी है, जो आपके कक्ष में आपके विद्यार्थी हैं, उनकी रुचि पाठ में आप जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें होना चाहिए। शिक्षण अधिगम के प्रति क्रियाशीलता को बढ़ाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एक शिक्षक के लिए, क्योंकि जब तक क्रियाशीलता, जब तक क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वो आपका कक्ष उतना प्रभावित नहीं हो पाएगा। अगला है शिक्षण में स्पष्टता लाना। आपका जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए, ताकि आपका जो विद्यार्थी है वो आपके द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तुओं को आसानी से ग्रहण कर ले और वो एकदम, कहते हैं मेमोरी की एक बात करते हैं, स्मृति की बात करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा। तो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो जो आपका विद्यार्थी है, आपके टीचिंग का ऐसा प्रभाव हो कि आपके विद्यार्थी के LTM अर्थात लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं दीर्घकालिक स्मृति में जाकर वो बैठ जाए और वो विद्यार्थी आपके द्वारा पढ़ाए गए विषय को स्पष्टता से समझ सके। अगला है हमारा प्रश्न कौशल। जो आज का तीसरा कौशल है, जो तीसरा शिक्षण कौशल है, उसका नाम है प्रश्नीकरण कौशल। भी इसको अलग अलग किताबों में देखने को मिलता है, प्रश्न कौशल भी कहते हैं। तो इसका हम लोग एक बार घटक देखते हैं। पहले घटक क्या है? प्रश्न प्रक्रिया, प्रश्न का बनावट, मतलब जो आप प्रश्न बना रहे हैं उसकी बनावट कैसी है, वो प्रश्न कैसे हैं। पहला, प्रश्न की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका उद्देश्य देखते हैं कि जो प्रश्नीकरण कौशल है उसका उद्देश्य क्या क्या है। कुछ उद्देश्य को भी निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहला है पूर्व ज्ञान प्लस नवीन ज्ञान। मतलब क्या कि आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपके द्वारा जो प्रश्नीकरण कौशल का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें क्या पूर्व ज्ञान का समावेशन है या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। दूसरा उद्देश्य है रुचि और जिज्ञासा। ऐसा आपका प्रश्न हो जो रुचिकर हो और जो जिज्ञासु हो। तीसरा, आपके प्रश्न जो ऐसे होंगे वो क्रियाशीलता, क्रिएटिविटी, मतलब प्रश्नीकरण कौशल का उद्देश्य यही है ना कि हम कहीं ना कहीं अपने विद्यार्थियों के अंदर क्रियाशीलता को लाएं, क्रिएटिविटी को लाएं, ताकि हमारा विद्यार्थी आगे चल कर के नई नई चीज़ों को इनोवेट कर सके, नए नए चीज़ों को खोज सके, नए नए तरीकों को जान सके, है ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्न के प्रकार क्या होंगे। ये जो हमारा प्रश्नीकरण कौशल है उसमें हम जो प्रश्न करेंगे उसके प्रकार क्या क्या है। पहला देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न होना चाहिए। दूसरा, विकासात्मक प्रश्न होना चाहिए। तीसरा, समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। चौथा, बोध प्रश्न। और पांचवा, पुनरावृत्ति के प्रश्न। यहाँ पे देखिए, विकासात्मक प्रश्न से तात्पर्य है कि जो भी हम प्रश्न का निर्माण करते हैं, जो भी प्रश्नीकरण कौशल के दौरान हम जिन प्रश्नों का निर्माण करते हैं, उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो विकासात्मक, अर्थात
ऐसा हो हमारा प्रश्न जिसमें बच्चा डेवलप करे अपने नेचर को, अपने प्रवृत्ति को, अपने पाठ वस्तु को आगे लेके जा सके, मतलब समस्यात्मक प्रश्न। ये क्यों है? देखिए, समस्यात्मक प्रश्न का होना इसलिए आवश्यक है कि जब तक बच्चे को समस्यात्मक प्रश्न नहीं होगा तब तक वो बच्चा सोचने पर बाध्य नहीं होगा, और जैसे ही बच्चा सोचेगा तो कहीं ना कहीं उसमें क्रिएटिविटी जागरूक होगी, और जैसे ही क्रिएटिविटी आएगी फिर वो बच्चा कुछ नया करने के लिए सोचेगा, है ना। फिर बोध प्रश्न और फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न शामिल होने चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रश्न कैसे हों। देखिए, अभी हम पूर्व में बता रहे थे कि प्रश्न कैसे हों। तो जो आपका प्रश्न हो, जो आप प्रश्नीकरण कौशल में जिन प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग करेंगे, सबसे पहला वो सरल होना चाहिए, दूसरा स्पष्ट होना चाहिए, तीसरा ये जो प्रासंगिक है मतलब रिलेटेड होना चाहिए, वो आपके पाठ्य वस्तु को रिलेट करे ऐसा हो, स्तर के अनुकूल। हाँ, ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यदि आप कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न बना रहे हैं या प्रश्नीकरण कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर आप जिस कक्ष में इस कौशल का प्रयोग कर रहे हैं उस कक्षा के स्तर का ही प्रश्न हो, ये ध्यान रखिएगा। विविधता मतलब कि डिफरेंशिएशन होना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब हर प्रश्न में एक प्रकार के विविध तरीके हों, विविध तरीके से प्रश्न को तैयार किया जाए और पूछा भी जाए। अगला है बोधगम्यता। ये 5 ऐसे मतलब पॉइंट हैं जिसके आधार पे प्रश्न का निर्माण हम लोग करेंगे। अब आज का हमारा चौथा कौशल है शिक्षण कौशल, वो है व्याख्यान कौशल। जी हाँ, व्याख्यान कौशल बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये कौशल विशेषकर उच्च शिक्षण में, उच्च कक्षाओं के शिक्षा में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे उच्च कक्षा होते हैं, जैसे 9, 10, 11, 12 की बात करें, वहाँ पे ये कौशल काफ़ी प्रभावी होता है ना। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है, इसका विधि क्या है, पहले विधि हम लोग समझते हैं। ठीक है, विधि स्पष्टीकरण द्वारा, परिभाषा के द्वारा, वस्तु प्रदर्शन के द्वारा, अभिनय के द्वारा। मतलब क्या है कि जो हम व्याख्यान कौशल का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले तो स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टीकरण के द्वारा भी हम व्याख्यान कौशल का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। परिभाषा, जब हम अपने विद्यार्थियों को परिभाषा देकर समझाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी व्याख्यान ही है। वस्तु प्रदर्शन, कुछ ऐसे आपका TLM है या फिर अन्य संबंधित शिक्षण सामग्री है जो कि आपके विषय वस्तु से संबंधित है, उसके द्वारा भी आप इस कौशल का प्रयोग कर सकते हैं। अभिनय के द्वारा, देखिए एक्टिंग, केवल एक्टिंग आपका मूवी और अलग अलग जगहों पे नहीं, बल्कि आपके शिक्षण में भी एक शिक्षक को भी एक अभिनेता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो शिक्षक अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग स्थितियों के अनुसार अपने आप को वहाँ पे अनुकूलित करता है, अपने आप को समायोजित करता है, तब जाके वो एक अभिनय के करके और फिर अपने कक्ष को संपादित करने का प्रयास करता है। यहाँ पे कुछ घटक भी हैं। ठीक है, तो हम लोग घटक को समझते हैं। पहला है भाषा धारा प्रवाह, मतलब जो आपका भाषा हो वो धारा प्रवाह हो। दूसरा स्पष्ट निष्कर्ष, आप जो भी चीज़ें व्याख्या के द्वारा बताना चाहते हैं उसका जो निष्कर्ष है वो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक आपके विद्यार्थी को स्पष्टता नहीं होगी, आपके द्वारा बताए गए चीज़ों को वो स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि वो अपने पाठ्य वस्तु को आगे तक समझ पाएं या फिर उसको संपादित कर पाएं। अगला है हमारा विद्यार्थी सहभागिता। जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अगर क्लास में, कक्ष में व्याख्यान कौशल का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल एक शिक्षक ही बोलता रह जाए, समझाता रह जाए, उसमें आपके विद्यार्थियों की सहभागिता भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला बीच बीच में प्रश्न पूछना। जी देखिए, ये जो प्रश्न पूछने का बात है ये कहीं ना कहीं आपके विद्यार्थी सहभागिता से संबंधित है, ये संबंध रखता है, क्योंकि जब तक आपके विद्यार्थी इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कक्षा को आप एक प्रभावशाली कक्षा नहीं बना पाएंगे। और जो आप अपने व्याख्यान दे रहे हैं उस व्याख्यान के लिए ये जरूरी है कि आपके बच्चे एक्टिव रहें। बच्चे अर्थात आपके विद्यार्थी। बीच बीच में प्रश्न पूछना इसलिए जरूरी है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि हम व्याख्यान कौशल से अपने कक्षा को संपादित कर रहे हैं, अपने कक्षा को आगे ले जा रहे हैं, तो क्या विद्यार्थी मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को
सीख पाते हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, वो कितना रुचि ले रहे हैं या नहीं रुचि ले रहे हैं। इसलिए बीच बीच में प्रश्न पूछना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का हमारा जो 5वां कौशल है वो है दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल भी महत्वपूर्ण है। इसमें भी 2 चीज़ें होती है। देखिए, एक मौखिक, जिसमें हम कहानी सुनाते हैं बच्चों को। जब छोटे क्लास के विद्यार्थी होते हैं उनको कहानियों के माध्यम से, चुटकुले सुनाकर और कविताओं के माध्यम से हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं। वहीं अगर हम लिखित तौर पे देखें तो मॉडल, चित्र, मानचित्र या फिर रेखा चित्र। देखिए, मानचित्र का हम प्रयोग विशेषकर जब भूगोल के शिक्षक होते हैं, जब हम अपने भौगोलिक स्थितियों के विषय में, चाहे वो भारतीय भौगोलिक स्थितियां हों या वैश्विक स्तर की भौगोलिक स्थितियां हों, उनको समझाने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। रेखा चित्र, देखिए, जब एक गणित का शिक्षक होता है, जो एक गणित के शिक्षक हैं, वो अपने विद्यार्थियों को रेखाखंड के विषय में पढ़ाते हैं, अपने विद्यार्थियों को रेखा चित्र के विषय में बताते हैं। मॉडल बना करके, देखिए, जैसे बहुत सारे ऐसे मॉडल आपको पता होगा जो कि विद्यार्थी तैयार करते हैं या फिर एक शिक्षक भी तैयार करके अपने कक्षा में ले जाता है। तो मॉडल दिखा करके भी हम विद्यार्थियों को समझा सकते हैं चित्र के माध्यम से। चित्र के माध्यम से भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बता सकते हैं, चाहे वो इतिहास में जा कर के देखें। इतिहास, जो शिक्षक इतिहास वाले हैं वो चित्र बना करके भी विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा जो 6वां कौशल है वो है छात्र सहभागिता कौशल। छात्र सहभागिता कौशल एक शिक्षक के टीचिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या है, सबसे पहला प्रश्न पूछना, चित्र बनाकर रिक्त स्थान को भरना, वाक्य अधूरे छोड़ना, खेल, गीत, कविता के द्वारा। मतलब क्या है कि छात्र की सहभागिता इसलिए भी जरूरी है कि जब वो छात्र प्रश्न पूछेगा तो कक्षा में कहीं ना कहीं जो अलग अलग चीज़ों को सीखने को मिलेगी, वो जरूरी है। चित्र बनाकर भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। रिक्त स्थान को भरवाना, मतलब कुछ जब छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, प्रथम, द्वितीय या तृतीय कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, उनमें कुछ वाक्य, आप कुछ सेंटेंस लिख देते हैं, बीच में गैप छोड़ते हैं और फिर कुछ सेंटेंस होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि हम बीच वाला जो गैप छोड़ते हैं, रिक्त स्थान को छोड़े होते हैं, तो रिक्त स्थान को अपने विद्यार्थी के द्वारा जब भरवाते हैं तब फिर वो पूरे वाक्य को समझने में सक्षम होता है। वहीं वाक्य अधूरा है, अधूरे वाक्य को भी हम पूरा करवाते हैं। उसके लिए क्या है कि विद्यार्थी सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि सर यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं है। तो जब वो बच्चा उस सेंटेंस को पूरा कर लेगा तो वो पूरे वाक्य को समझ जाएगा। खेल, गीत और कविता के माध्यम से भी हम अपने टीचिंग को पूरा कर पाते हैं, कौशल का विकास कर पाएंगे एक शिक्षक के नाते। आज का हमारा आखिरी कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चीज़ इसमें क्या है, यथोचित शारीरिक संरचना। एक शिक्षक के लिए जब आप उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अपने कक्ष में प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है, बॉडी लैंग्वेज का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। हाव भाव, आपके गेस्चर पोस्चर कैसे हैं। आप जब इस कौशल का प्रयोग करते हैं तो अपने कक्षा में ये खासा ध्यान रखा जाता है इस चीज़ को, आपका हाव भाव क्या है। हाव भाव के द्वारा भी आप अपने उद्दीपन का परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। स्वरों में उतार चढ़ाव, जैसे हम किसी भी कविता का पाठ कर रहे हैं, एक हिंदी के शिक्षक हैं, यदि वो कविता पाठ कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी ठहराव आता है, कभी वहाँ पे कुछ आवाज़ जो आपका स्वर है वो तेज हो जाता है, कहीं स्थिति ऐसी होती है जहाँ पे आपका स्वर एकदम धीमे जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। इसके द्वारा भी आप अपने उद्दीपन का परिवर्तन अपने कक्ष में कर सकते हैं। उद्दीपन परिवर्तन का एक और मैं उदाहरण आपको बताऊं। जब आप शिक्षक होते हैं, जब हम अपने शिक्षा के दौरान जब हम पढ़ रहे थे तब की बात है, उस समय क्या होता है कि शिक्षक क्लास चल रहा है, आपका कक्षा जारी है, उसी दौरान एक जो ये पेन है ये हल्का सा ऐसे गिरा देते हैं। उसमें क्या होता है कि पिन ड्रॉप साइलेंट, पूरे क्लास शांति रहती है। लेकिन जैसे ही आपका ये पेन ऐसे गिरा तो विद्यार्थियों का जो ध्यान है वो ध्यानाकर्षण वहाँ पे हो जाता है कि क्या गिरा। जब एक टीचर एक लय में पढ़ा रहे हैं, लय पढ़ाने के साथ साथ कभी एकदम शांत हो जाते हैं, तो वो भी उद्दीपन परिवर्तन का एक प्रकार है।
तो इस प्रकार से आज हम जो भी शिक्षण कौशल के विषय में पढ़े हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे भी हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और नए विषय को पढ़ेंगे।